मैडम स्वागत है आपका। आप रजनी तिवारी हैं, आप उच्च शिक्षा मंत्री हैं राज्य की, और शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम जो हो रहे हैं उनके आपके निर्देशन पर हो रहे हैं और लगातार प्रदेश उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये तारीफ के दो लफ्ज इसलिए थे कि प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उस हिसाब से मैं आपसे सवाल पूछूंगा, उसके आप जवाब देंगे। स्वागत है मैम आपका। ये बड़ा अच्छा सहयोग है, हम दोनों आसपास जिले के हैं। मैं शाहजहांपुर जिले से आता हूं, मैडम हरदोई जिले से आते हैं, शाहबाद सीट है आपकी, और जो लमसम शाहजहांपुर के बिल्कुल टच में है। तो स्वागत है मैम आपका। सबसे पहले बात मैं आपके मंत्रालय से संबंधित करूंगा। उच्च शिक्षा एक बहुत अहम रीढ़ की हड्डी हो जाती है कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए। उसका कारण ये होता है कि बेसिक शिक्षा होने के बाद व्यक्ति अधिकतर ये सोचता है कि उनके राज्यों में, या पहले सोचता था कि उनके राज्य में शायद उच्च शिक्षा के लिए वो व्यवस्था नहीं है ताकि वो अपना करियर, क्योंकि वहां से करियर की बात शुरू हो जाती है। जब उच्च शिक्षा की बात आती है तो करियर पहले दिखाई देता है। तो क्या मानते हैं, आपका प्रदेश कहां खड़ा है उच्च शिक्षा में? देखिए, भारत 24 का मंच है और शिशिर जी के साथ में मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आज शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश बहुत आगे बढ़ गया है, या मैं कहूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब बनने जा रहा है। जब उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उस समय शिक्षा व्यवस्था बहुत ही खराब हालत में थी। एक समय तो ऐसा भी आया था जब कहा गया कि तुम हमको वोट दो और हम तुमको नकल का अधिकार देंगे। कहाँ जा रहा था युवाओं का भविष्य? क्या होता युवाओं का भविष्य? कैसा होता, और कैसा होता हमारा उत्तर प्रदेश, और कैसा होता भारत? हम सोच सकते हैं कैसे लोगों के हाथ में सत्ता थी, कैसे लोग नेतृत्व कर रहे थे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, योगी जी के नेतृत्व में सरकार काम करती है। हम लोगों ने बेहतर शिक्षा व्यवस्थाएं देने का काम किया। हमारे 18 मंडल में कई मंडल ऐसे थे जहां पे कोई भी सरकारी विश्वविद्यालय नहीं हुआ करता था। आज हमारे सभी मंडल में हमारे सरकारी विश्वविद्यालय हो चुके हैं, और उसके साथ साथ में कई और विश्वविद्यालय और हर जगह महाविद्यालय भी हो गए। क्या बात है। शिक्षा हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। अंत्योदय, शिक्षा का उदय कैसे हो, हर व्यक्ति के लिए शिक्षा सुलभ कैसे हो, इसके लिए हमने कॉलेज देने का काम किया, विश्वविद्यालय देने का काम किया, और देने का काम ही नहीं किया, हमने क्वालिटी शिक्षा देने का काम किया है। तो हमने बहुत आगे बढ़ाया। और पहले हमको ध्यान है कि पहले हम लोगों को पता ही नहीं था कि कोई नैक ग्रेडिंग भी होती है। हम लोगों ने क्वालिटी शिक्षा दी। उसके बाद में हमारे यहाँ नैक में हमारे राज्य विश्वविद्यालय, हमारे निजी विश्वविद्यालय, और A+ का तो हमें पता ही नहीं है कभी A या A+ भी आया होगा। हमारे 7 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो A++ में हैं। क्या बात है। हमारे निजी विश्वविद्यालय नहीं हैं। हमने यूजीसी की ग्रेडिंग में हम अच्छे काम करके हम लेकर के आए हैं। यूजीसी की ग्रेडिंग भी राष्ट्रीय स्तर में हमने ग्रेडिंग लेने का काम किया, और ये ऐसे ही नहीं हुआ। इसके लिए शिशिर जी एक सोच होती है, एक संकल्प होता है कि हम युवाओं का भविष्य कैसे बेहतर करें। और जब युवाओं का भविष्य बेहतर होगा, उनको हम अच्छी शिक्षा देंगे, उनको हम संसाधन देंगे, तभी हम विकसित भारत की तरफ बढ़ पाएंगे। जो मोदी जी का विजन है विकसित भारत, उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारा युवा आगे बढ़ रहा है। वो आगे इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारे संस्थान अच्छे से काम कर रहे हैं, हमारे विश्वविद्यालय अच्छे काम कर रहे हैं, हमारे स्कूल अच्छे काम कर रहे हैं। आज स्कूलों में अगर आप देखें, वहाँ पे बच्चे भी आपको दिखाई देंगे, वहाँ पे शिक्षक भी दिखाई देंगे। हमने एक स्कूल को एक कायाकल्प से लेकर के, स्कूल चलो अभियान से लेकर के हमने विश्वविद्यालय तक काम किया। और वही नहीं, हमने आंगनवाड़ियों को भी सुधारने का काम किया। हमने आंगनवाड़ी और विश्वविद्यालय को एक साथ जोड़ने का काम किया। जब हमारी नींव मजबूत होगी तभी तो इमारत भी मजबूत होगी।
हमने आंगनवाड़ी मजबूत की, बेसिक शिक्षा हमने मजबूत की और हमने विश्वविद्यालय तक हमने बेहतर करने का काम किया, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आज हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत आगे है। क्या बात है, क्योंकि दौर अभी एक्चुअली क्या टेक्नोलॉजी का युग है, एआई की बात की जा रही, तो कहाँ किस दिशा में हमें लगता है कि हायर एजुकेशन में कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करना चाहिए ताकि भविष्य वेरिएशन में जा सके। तो एआई के क्षेत्र में कोई विशेष पहल आप कर रहे हो जो उच्च शिक्षा में आपको दिखाई देने वाली है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में टेक्नोलॉजी से? एक समय ऐसा था जो हम अपने यहाँ का विश्वविद्यालय की बात क्या करें, कोई बाहर का कोई हमारे यहाँ विश्वविद्यालय आना ही नहीं चाहता था। दूसरे प्रदेश से, हम अन्य देशों से कोई आना ही नहीं चाहता था क्योंकि हमारे पास उतने संसाधन नहीं थे और हमारी कानून व्यवस्था भी अच्छी नहीं थी। आज हमारे यहाँ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हमारे यहाँ आ रहे हैं और वो तभी संभव हो पा रहा है जब हमारी कानून व्यवस्था अच्छी है और हम बेहतर संसाधन देने का काम कर रहे हैं। आपको हम बताएं, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एक ऐसा नाम है जिसको सुनकर के लगता है हाँ यहाँ पे और लोग भी आएंगे, कैसे हम अपने बच्चों को भेजें। जेएसएस यूनिवर्सिटी वो हमारे यहाँ आई और यहाँ पे जितने ज्यादा से ज्यादा कोर्स हैं वो सारे एआई से ही संबंधित हैं। क्या बात है। तो हम एआई से संबंधित काम कर रहे हैं क्योंकि उसको बढ़ाना है, हमको बच्चों को बेहतर तकनीक सिखानी है, उसको लेकर के हमारी यूनिवर्सिटियों में कई कोर्स चल रहे हैं, तो इस पर हम बेहतर काम कर रहे हैं और हम वो सब बच्चों को देने का काम कर रहे हैं, वो सब हम युवाओं को देने का काम कर रहे हैं जो कि बढ़ते हुए भारत में, बदलते हुए भारत के लिए आवश्यक है। हमारा युवा तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो आपने जो एआई की बात की वो हमने बताया कि हमारे यूनिवर्सिटी में उसके संबंधित कई कोर्स हमारे यहाँ चल रहे हैं। मैं शाहजहांपुर जाता हूं कभी कभार, तो मैंने जो सवाल चिकित्सा से संबंधित पूछा वही शिक्षा से संबंधित है कि जब युवा मिलता है, टकराता है, मुझसे सवाल करता है कि भैया अगर मुझे उच्च शिक्षा के लिए जाना हो तो मैं कहाँ जाऊं, तो मैं ये सवाल आपसे पूछता हूं कि मैं उनको क्या जवाब दूं, कहाँ जाना चाहिए? देखिए, ये क्वेश्चन पहले जरूर था कि हम शिक्षा के लिए कहाँ जाएं, क्योंकि हमारे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि तुम हमको वोट दो, हम नकल कराने का अधिकार तुमको देंगे। जब इस तरह की सोच होती है, इस तरह की शिक्षा पद्धति होती है, तो निश्चित तौर पे युवा सोचता है, उसके माँ बाप सोचते हैं हम अपने बच्चों को कहाँ भेजें। लेकिन आज समय बदल चुका है। आज योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है। आज हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ आई हैं, उनके कोर्स हमारे यहाँ आए हैं। जो चीजें लोग पढ़ने के लिए विदेशों में जाते हैं वो चीजें हमारे यहाँ मिल रही हैं। हम आपको बताएं कि कहीं दूर की बात नहीं करेंगे, हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी में जहां पे पहले विदेशी छात्र 80 हुआ करते थे, आज यहाँ पे विदेशी छात्र 1000 से ज्यादा हैं। क्या बात। अब हमारे छात्र बाहर जाने के लिए नहीं सोच रहे हैं, बाहर से छात्र हमारे यहाँ आते हैं। ये हमारा बदलता है उत्तर प्रदेश है। क्या बात। हम बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने कॉलेज बढ़ाए, यूनिवर्सिटियां बढ़ाई, और यूनिवर्सिटी बढ़ाई ही नहीं, हमने क्वालिटी शिक्षा देने का काम किया कि कैसे हमारा उत्तर प्रदेश अच्छा हो, कैसे हमारा भारत अच्छा हो और कैसे हमारा विकसित भारत बने। उसके लिए जिन चीजों की भी आवश्यकता है वो हम देने का काम कर रहे हैं। नई नई चीजें, नई नई टेक्नोलॉजी कैसे हम अपने बच्चों को दे पाएं, कैसे हम अपनी उस तरह की लैब बना पाएं, हम वो सारी चीजें हम देने का काम कर रहे हैं। शोध पे भी हम काम कर रहे हैं। हर चीज जो बच्चों के लिए आवश्यक है वो सारी चीजें हम करने का काम कर रहे हैं, हमने दी हैं और आज हमारे यहाँ युवा आगे बढ़ रहा है। क्या बात। विपक्ष आरोप लगाता है हर बार कि अगर शिक्षा की दृष्टि में आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो आजम खां की यूनिवर्सिटी काहे तोड़ दी? वो तो एक शिक्षा का मंदिर था, किसी व्यक्ति का था, तो ठीक है, उस व्यक्ति को हटाया जा सकता था, एक्वायर किया जा सकता था। देखिए, हम एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं ये करते, विपक्ष का आरोप है, और एक यूनिवर्सिटी के बारे में बात नहीं करते। हमारी जवाबदेही पूरे प्रदेश के लिए है, हमारी जवाबदेही पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है, हमारी जवाबदेही हर बच्चे के लिए है। हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, हर बच्चे को क्वालिटी शिक्षा मिलनी चाहिए।
जो शिक्षा विदेशों में जाकर के लोग लेते हैं, उनके हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं साधन संपन्न नहीं है, वो विदेशों में नहीं जा सकते हैं, उनके पास इतनी उपलब्धता नहीं है कि वहां जाकर के वहां की फी पे कर पाएं। तो उनको हम कैसे वो क्वालिटी शिक्षा दें, वो सारी चीजें देने का हम काम कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के लिए हमारी जवाबदेही है कि हम हर जगह बच्चे को अच्छी शिक्षा दें, पूरा हमारा उत्तर प्रदेश बेहतर बने, हमारा हर युवा अच्छी शिक्षा ले सके, हम इसके लिए काम कर रहे हैं। जब रजनी तिवारी को देखते हैं या सुनते हैं तो एक उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर एक बहुत कॉन्फिडेंट लेडी की एक भूमिका नजर आती है आपके अंदर। तो ये कैसे, क्योंकि सरकार के अंदर अगर मंत्रियों की बात की जाए तो गिने चुने मंत्री हैं जो महिला हैं, उसके बाद आपको इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड जो लेते हैं वो कैसे कर पाते हैं? इसके पीछे का बैकअप क्या है वो समझने की कोशिश करूंगा मैं। देखिए, महिलाएं हमेशा से सशक्त रही हैं। महिला अगर आदिकाल से लेकर के आप अब तक की बात करें, महिलाएं तो कभी कमजोर हुई नहीं, महिलाएं तो हमेशा से ताकतवर रही, लेकिन कुछ शक्तियों ने उन्हें कमजोर करने की कोशिश जरूर की, उनको पीछे धकेलने की कोशिश जरूर की। लेकिन जब जब महिलाओं को अवसर मिला, जब जब महिलाओं को मौका मिला, उन्होंने बेहतर करके दिखाया। और आज उत्तर प्रदेश सरकार में, योगी जी की सरकार में महिलाएं लगातार काम कर रही हैं। और मैं बताऊं कि 33% आरक्षण मोदी जी ने देने का काम किया है महिलाओं को। राजनीति में आगे बढ़े, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मोदी जी की सरकार को कि उन्होंने महिलाओं को राजनीति क्षेत्र में भी आगे बढ़े इसके लिए काम कर रही है। और देखिए, महिला और पुरुष की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं महिलाओं को दिक्कतें आती हैं आगे बढ़ने में, लेकिन एक लक्ष्य होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए कि हमको बेहतर करना है। और जब आप काम करेंगे तो आप अपने काम की ताकत पे आप आगे बढ़ते जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। और मैं निश्चित तौर पे कह सकती हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में और केंद्र में जो भी काम करता है उसको आगे बढ़ाने का मौका निश्चित तौर पे देती है। क्या बात है, बहुत अच्छी तरीके से आपने एलोरेट किया। अगर आपके विभाग को मैं समझूं, 3 पॉइंट्स में आप बता दीजिए कि विभाग में इतना इस लेवल पर विकास हुआ है, 3 पॉइंट्स में। देखिए, हमने ऐसी स्थिति में विभाग संभाला था, या कहें कि योगी जी की सरकार जब आई उसके पहले स्थितियां बहुत खराब थी। शिक्षा का जब नाम ही लिया जाता था, शिक्षा और स्वास्थ्य का, तो कहते थे कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य है। हमने उस चीज को बदलने का काम किया। हमने बताया कि हमारे यहाँ 18 मंडल में हमारे यहाँ 6 मंडल ऐसे थे जहां पे कोई भी सरकारी विश्वविद्यालय नहीं हुआ करता था। हमने वहां विश्वविद्यालय देने का काम किया। विश्वविद्यालय में प्रतिस्पर्धा हो, इसके लिए हमने सरकारी और निजी दोनों विश्वविद्यालय देने का काम किया ताकि क्वालिटी शिक्षा हो पाए, क्वालिटी शिक्षा मिले और हर व्यक्ति को शिक्षा मिल पाए। इसके लिए हम लोगों ने ये भी निश्चित किया है कि आगे आने वाले समय में हर जिले में विश्वविद्यालय दिया जाएगा। क्या बात। जिम्मेदार होने के नाते मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछूंगा, क्योंकि आगामी समय में आप चुनावी मूड में आने वाले हैं। 2026 आ चुका, 27 में इलेक्शन है, नई सरकार, नई व्यवस्थाएं लागू होंगी। क्या मानते हैं इस बार भाजपा कितने नंबर से आगे रहेगी, या कहां समाजवादी दिखाई देगी? देखिए, हम लोगों ने चुनाव के लिए कभी काम नहीं किया। चुनाव जीतने के अगले दिन से ही हम लोग सेवा भाव से काम करते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और यही हम लोगों को सिखाया गया कि सेवा भाव से काम करें। और काम करते ही करते बीच बीच में न जाने कितने चुनाव आते हैं और 5 साल के बाद में हमारा भी चुनाव आता है। और हम जनता का धन्यवाद देना चाहेंगे कि हर चुनाव में जनता सहयोग करती है। जनता ने हमारे काम को देखा, हमको समझा, हमारी सरकार के काम को। और हमने स्वयं भी, मैं बताऊं कि 2008 से लेकर के 2008 का चुनाव मैंने जीता, फिर 2012 का चुनाव मैंने जीता, फिर 2017 का चुनाव मैंने जीता, उसके बाद 2022 का चुनाव मैंने जीता। क्या बात। और वो तभी संभव है जब आप 5 साल जनता के बीच में रहेंगे,
सरकार की योजनाओं को जनता के बीच में लेकर के जाएंगे। अगर आप सिर्फ चुनाव के समय जनता के बीच में जाते हैं तो वो बेहतर नहीं होता। आप 5 साल जनता के बीच में रहिए, और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी पद्धति पे काम कर रही है। निश्चित तौर पे जनता हमारे काम पे विश्वास करती है, हमारी नीतियों पे विश्वास करती है। एक बार पुनः 2027 में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत बढ़िया। आप एक महिला हैं, जब भी बात होती है कि उत्तर प्रदेश में क्या बदला तो सबसे पहले सुरक्षा की बात आती है, लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है। आप मंत्री पद अभी हम साइड से रखते हैं, और रजनी तिवारी अगर अकेले उत्तर प्रदेश में अभी हैं तो महिला होने के नाते कितना सुरक्षित महसूस करती हैं आप आज के उत्तर प्रदेश में, और कितना असुरक्षित अपने आप को समझती थी पहले के उत्तर प्रदेश में? देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से शुरू हुआ और महिला सशक्तिकरण तक जो संकल्प है वो पहुंचा। उत्तर प्रदेश में आज अगर आप देखें, स्कूल से शुरू करें और यूनिवर्सिटी तक, बेटियों की संख्या आपको वहां पे ज्यादा दिखाई देगी। क्या बात। अगर आप किसी काम पे देखें, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे कोई भी विभाग, हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां वहां पे ज्यादा से ज्यादा योगदान दे रही हैं। वो तभी संभव हो पाया जब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर है। आज किसी भी बेटी से आप पूछें या उसकी माँ से पूछें, बेटी को स्कूल भेजने में उनको भय नहीं लगता। पहले जहां शाम होती थी, लोगों को लगता था कि हमारी बेटी घर से बाहर गई है। आज हर बेटी बिना भय के अपना काम कर पा रही है, हर महिला काम कर पा रही है। मैं स्वयं के बारे में तो बताऊं, लेकिन मैं एक जनप्रतिनिधि हूं और मुझे सरकार में रहते हुए पूरे प्रदेश में भी जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो मैं उन सबकी तरफ से कहना चाहूंगी, आज बेटियां आगे बढ़ रही हैं, आज बेटियां बिना भय के अपना काम कर पा रही हैं। ये तभी संभव हो पाया है जब योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है और बेहतर कानून व्यवस्था यहाँ पे है। पूर्वोत्तरी सरकार में क्या था आज, और मैंने पूर्व का भी पूछा कि जो पूर्वोत्तरी सरकार थी वहां सुरक्षा की क्या दृष्टि और क्या पैमाने थे? देखिए, कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था बेहद चौपट थी उस समय की, बहुत खराब। आप चाहे गांव की बात करें चाहे शहर की बात करें, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त थी। चाहे बेटियां हो, चाहे महिलाएं हो, और चाहे पुरुष, चाहे नौजवान, चाहे किसान, हर व्यक्ति घबराता था कि कहीं हमारा मकान कब्जा न कर लिया जाए, चाहे हमारी जगह कब्जा न कर ली जाए। किसान घबराता था कि हम काम करके शाम को अगर हम जा रहे हैं अपने घर के लिए, तो जो हमको पैसा मिला है कहीं हमारा पैसा कोई रास्ते में छीन न ले। बेटियों की बात तो बहुत दूर, हर वर्ग घबराता था कि उस समय की ऐसी खस्ताहाल कानून व्यवस्था थी। आपकी जो विधानसभा है बड़ी अतरंगी विधानसभा है। मैं शब्द अतरंगी इसलिए कहूंगा क्योंकि ये विपक्ष आरोप लगाता है हर बार कि भाजपा की जब बात कही जाती है तो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति होती है, तोड़ने की राजनीति होती है। लेकिन आपकी विधानसभा तो बिल्कुल उसके विपरीत दिखाई देती है, और वहां से आप विधायक हैं, तो कुछ एक्सप्लेन करिए, क्या तुष्टीकरण की राजनीति अगर भाजपा विपक्षी आप पर आरोप लगाते हैं तो वहां तो देखने को नहीं मिलता है। ये आपका मैजिक है या भाजपा का मैजिक है? दोनों में फर्क समझने की कोशिश करूंगा। देखिए, सरकार भी हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, कोई भी योजना हमारी पक्षपातपूर्ण नहीं है। हर वर्ग के लिए सरकार योजनाएं चला रही है, हर व्यक्ति को, पात्र व्यक्ति को उसका लाभ मिले। कहीं भी हम लोग पक्षपातपूर्ण कार्य नहीं कर रहे। और जिस तरह से सरकार कार्य करती है उसी के आधार पे हर जगह काम होता है। सरकार की नीतियां जिस तरह से होती हैं उसी तरह से लोग अपनी विधानसभा में कार्य करवा पाते हैं। और मेरा स्वयं का मानना है कि मेरा भी 20 वर्ष का समय हो रहा है राजनीति का, विधायक रहते हुए। मैंने कभी भी भेदभावपूर्ण राजनीति नहीं की, हमेशा सबको साथ में लेकर के चले।
लेकिन एक बार मैं कहना चाहूंगी, अगर आप राजनीति में होते हैं, न चाहते हुए भी आपके विरोधी बन जाते हैं, वो चाहे राजनीतिक विरोधी हो या उनके द्वारा दिए गए विरोधी हो, आप कितना भी बेहतर काम करें, लेकिन राजनीति में आपके विरोधी निश्चित तौर पे हो जाते हैं, क्योंकि आप राजनीति कर रहे हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं। अन्य पार्टियां हैं, वो तो हमारे बारे में कुछ ना कुछ कहेंगी, हमारी पार्टी के बारे में कुछ ना कुछ कहेंगी, लेकिन हमें कार्य करना है। हमारी पार्टी, हमारी सरकार बिना भेदभाव के काम कर रहे हैं हम सब, और प्रदेश को आगे बढ़ाना हमारा संकल्प है। हमारा विजन है कि 2047 में देश कैसे विकसित बने, उसको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। रजनी तिवारी जी महिला हैं और महिला मंत्री हैं प्रदेश में, तो मैं ये सवाल आपसे खासकर पूछूंगा कि अगर एक प्रदेश की परिकल्पना की जाए कि एक प्रदेश कैसा होना चाहिए, तो रजनी तिवारी की प्रदेश को लेकर क्या परिकल्पना है, क्या सोचते हैं एक प्रदेश कैसा होना चाहिए? हमारा प्रदेश जहां हर व्यक्ति सुखी हो, हर व्यक्ति समृद्ध हो, राम राज्य की परिकल्पना साकार हो, ऐसा हमारा प्रदेश होना चाहिए। और आज योगी जी की सरकार राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने का काम कर रही है। हर व्यक्ति के पास में उसका अपना आवास हो, हर युवा को पढ़ने का मौका मिले, अवसर मिले, व्यवस्थाएं मिले, हर व्यक्ति को अगर उसको इलाज करवाना है तो उसके लिए संसाधन मिले। इस तरह की योजनाएं हमारी सरकार देने का काम कर रही है। तो ये राम राज्य ही तो है, हम राम राज्य की तरफ ही तो आगे बढ़ रहे हैं, और यही तो प्रदेश चाहता है, यही तो देश चाहता है। और लोग कहते हैं कि इन्होंने वोट चोरी कर ली है। जब हम राम राज्य की नीति के आधार पे काम करते हैं तो हम वोट चोरी नहीं करते हैं, हम तो लोगों का दिल चोरी करते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पे लोग विश्वास करते हैं और लगातार प्रदेश और केंद्र में हमारी सरकार बन रही है। मैं वोट चोरी से एक सवाल मेरे जहन में आ गया, जो मैंने वेंकटेश्वर जी से भी पूछा था, कि लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये आरोप भी लग रहे हैं कि भाजपा का खुद का वोट बैंक जो वोट था वो कट गया एसआईआर की वजह से। रजनी तिवारी पर एसआईआर का क्या फर्क पड़ेगा उनकी विधानसभा में? देखिए, हम लोग चोरी की तो बात ही नहीं करते। हम लोग बात करते हैं किस तरह से जो हमारी जवाबदेही है उस पे हम खरे उतरे। जनता के प्रति जो हमारा कर्तव्य है वो कैसे हम पूरा कर पाएं, उसको लेकर के हम काम करते हैं। और जब उसको लेकर के हम काम करते हैं तो जिम्मेदारी जनता की हो जाती है, वो अपने वोट को कैसे बचाए, कैसे सुरक्षित रखे, अपना हर वोट हम कैसे बचाएं, और जब समय आए तो हम अपने जनप्रतिनिधि को, अपनी सरकार को, अपने नेता को हम अपना वोट कैसे दे पाएं, इसके लिए तो जनता काम करती है। क्या बात है, बहुत अच्छी तरीके से आपने अपने विभाग से संबंधित और सरकार में क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए उन तमाम सवालों के जवाब दिए। मैं एक छोटा सा राउंड हमारा होता है जो हमने पूर्वोत्तर में भी खेला या कहें या हमने सवाल पूछे थे, जो जवाब मुझे मिले उसके बाद, तो मैं 2 नाम लूंगा, आपको ये बताना है कि बढ़िया कौन है, और थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा क्यों अच्छा है और क्यों वो खराब है। और महिला है आप, तो कोशिश करूंगा कि महिलाओं के ही नाम हो, आपको अंतर बताना है दोनों में क्या फर्क है। मैं पूछूं? हाँ, निश्चित तौर पे आपका मंच है। नहीं, आपको पूछने का पूरा अधिकार, आपने हमें बुलाया है, आप निश्चित तौर पे पूछिए। आपकी सहमति जरूरी है, तो मैं पहला सवाल है कि 2 लोगों में मायावती और सोनिया गांधी। मायावती से। क्यों? मायावती जी उन्होंने यहाँ पे नेतृत्व किया बहुजन समाज पार्टी का, मुख्यमंत्री रही। सोनिया जी ने कभी भी कोई नेतृत्व नहीं किया, इसलिए उनके बारे में बताने का कोई वो नहीं। मायावती, प्रियंका गांधी। आपने पहले भी आपने पूछा मायावती जी के लिए, अब दोबारा भी यही कहेंगे कि प्रियंका गांधी जी और मायावती जी में भी मायावती जी, क्योंकि उन्होंने नेतृत्व किया है।
सोनिया गांधी जी ने कभी भी किसी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री और कुछ ऐसा कोई दायित्व नहीं निभाया, और ना प्रियंका जी ने कभी, तो उनके बारे में जिसने कुछ किया ही नहीं उसके बारे में कहने का कोई मतलब ही नहीं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी, हमसे बात करिए हमारी पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश में हर व्यक्ति के दिलों में छाए हुए हैं, और उत्तर प्रदेश पे योगी जी, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है। तो हम कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की बात करिए और केंद्र में मोदी जी की बात करिए। इसके अलावा किसी की बात सुनना कोई प्रदेश और देश में नहीं चाहता। क्या बात है, क्या बात। अच्छा, अगर बात की जाए कि आपको सबसे अच्छा शहर कौन सा लगता है, जगह कौन सी लगती है जहां आप रहना चाहते हैं? घूमने के लिए तो बहुत सारे शहर हैं कि घूमते हम जाएं, वहां पे देख करके आए। हम दर्शन करने के लिए जाएं अयोध्या, हम मथुरा जाएं दर्शन करने के लिए, वाराणसी जाएं दर्शन करने के लिए, और घूमने के लिए बहुत सारी जगह हम जाया करते हैं। हम जयपुर भी जाते हैं, गुजरात भी जाते हैं, महाराष्ट्र भी जाते हैं। घूमने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर जो हमारे उत्तर प्रदेश में है वो और कहीं भी नहीं है। हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या भी हमारी, मथुरा भी हमारी, काशी भी हमारा, वो चीजें कहीं नहीं दिखाई देती। गंगा भी हमारी, यमुना भी हमारी। वैसा प्रदेश कोई दूसरा नहीं है भैया, कोई दूसरा प्रदेश नहीं। रजनी तिवारी महिला भी हैं और सशक्त मंत्री भी हैं और मुखर भी हैं, तो आपसे सवाल, महिलाओं के लिए बड़ा भारी अनुभव होगा ये जवाब आपका कि रजनी तिवारी पास टाइम में, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे तो मैंकेश्वर जी ने कहा कि मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, पसंद है मुझे, और उन्होंने महिला सशक्तिकरण को भी दिखाया कि खाना बनाने में मदद नहीं करता हूं, खाना बनाने में आपकी धर्मपत्नी उनकी मदद करती हैं, तो महिला सशक्तिकरण दिखाई देता है। तो आप पास टाइम में क्या करना ज्यादा पसंद करते हैं? सबसे पहले तो मैं मैंकेश्वर जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। हमारे भाई हैं, हमारे बहुत ही प्रिय, हमारे सम्मानित भाई हमारे हैं, और मुझे पढ़ने का शौक है, घूमने का शौक है, खेलने का शौक है, खाना बनाने का भी जितना जरूरी है उतना शौक है हमको। ये सवाल मेरा हुआ था मथुरा के अंदर, और उस समय शायद कौन बैठा था, हेमा मालिनी जी बैठी हुई थी, तो उन्होंने सवाल पूछा था मैंने उनसे, तो मैंने कहा आपको डांस में तो बहुत अवार्ड्स मिल चुके हैं, आपने किया भी है, तो उन्होंने कहा मैंने कहा गाना वाना गाते हैं आप? तो उन्होंने कहा गाना तो नहीं गाती हूं। मैंने कहा फिर भी गुनगुनाते होंगे? तो गुनगुनाते। उन्होंने बहुत अच्छा एक गाना सुनाया। तो म्यूजिक का कोई इंटरेस्ट है आपको? कभी पास टाइम पर कभी बैठे हैं तो गुनगुना दिया, ऐसा कुछ? देखिए, सुनने का तो शौक है और गुनगुनाने का भी इतना है कि अकेले में बस गुनगुना लें, आपके मंच पे और माइक पे नहीं। और आपने कहा तो कुछ मैं चौपाइयां जरूर सुना सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रामचरितमानस की। बिल्कुल। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैरु न कर काहुक सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत श्रुत नीति, अल्प मृत्यु नहीं कब न्यू पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, नहीं दरिद्र का हुक दुख दीना, नहीं को अबुद लक्षण हीना, फूल ही फलई सदा तरु कानन, रही एक संग पशु पंचानन। जो राम राज्य की संकल्पना है वही भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में पूरी होती दिखाई दे रही है। बहुत अच्छी तरीके से आपने सवालों के जवाब दिए और बहुत तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। रजनी तिवारी जी, आप मंत्री हैं, आप सशक्त महिला हैं, प्रखर वक्ता हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भारत 24 की तरफ से।